हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे कार्बन एंड कंपाउंड। तो मैंने लास्ट क्लास में कार्बन टेट्रावेलेंट यानी कि टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन मैंने समझाया था। उसके बाद मैंने करवाया था कुछ एग्जांपल्स जो बोल सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे और टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मैंने बताए थे। अब आज की क्लास में हम आगे करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स, ओके, जिससे कि आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर पे और थोड़े से अच्छे से कमांड हो जाए। ओके, तो आज हम करने वाले हैं सबसे पहले होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होमो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होंगे क्या। तो जैसे हमें पता है कि एटम्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स ये सही नहीं लिखा, हाँ ये मॉलिक्यूल्स, यार मैं सही से लिख देता हूँ। ओके, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो ये हम बोल सकते हैं होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे क्या। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं कि विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ओके, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा वो कैसे हम बोलेंगे, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स या एक ही टाइप के एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। अब समझो जैसे H2 है तो H2 या O2 है, ऑक्सीजन है ना, या N2 है, तो ये हम बोल सकते हैं कि एक ही टाइप के एलिमेंट तो हैं। मतलब हाइड्रोजन को हम एटम बोलते हैं, ऑक्सीजन को हम एटम बोलते हैं। तो एटम ने खुद को ही तो दो जगह पे बोल सकते हैं आपस में ही तो बॉन्ड बनाया है, यानी कि एटम तो एक ही टाइप का है, बट इन्होंने अपने आप को दो जगह पे, या फिर हम बोल सकते हैं शेयरिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया है इन्होंने, और अपने आप को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसे हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब दूसरा आता है हमारे पास ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, which are made up of more than one type of atoms। तो ये हम बोल सकते हैं कि एक से ज्यादा टाइप के जो एटम्स होंगे वो अगर कोई किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, या फिर NH3 है, या फिर CCl4 है, या फिर CHCl3 है। तो ये हम बोल सकते हैं, बहुत सारे होते हैं इनके जो एग्जांपल्स हैं। तो हम इस टाइप से जो कि बोल सकते हैं क्या होंगे कि एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होंगे। एक से ज्यादा टाइप के एटम्स खुद को मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में या फिर जो बॉन्डिंग होगी उनमें बना लेंगे। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मतलब कि पहले जिसमें कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स के साथ बीच में शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, अब दूसरे टाइप क्या होंगे जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रही होगी। ओके, तो इस टाइप के एटम्स को हम बोल सकते हैं क्या, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स की। ठीक है, तो कोवेलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स में सबसे पहले मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद एक एक से हम समझेंगे। ओके, देखो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं हम। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट विल बी, और हम बोल सकते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट भी साथ ही साथ। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होता, विल बी लेस इन कंपैरिजन
इन कंपैरिजन विद आयनिक मॉलिक्यूल्स। इस टाइप के हम बोल सकते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स का होगा वो कम होगा अगर हम कंपेयर करेंगे आयनिक मॉलिक्यूल्स से। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन समझो। सबसे पहले देखो, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, जैसे CH4 हमने बनाया था। ओके, CH4 हमने बनाया था इस टाइप से। तो जब ये हमने बनाया था तो इसमें क्या हो रहा था, हमारे पास ये शेयरिंग कर रहे थे, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो तो अच्छे से स्ट्रांग रहता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं ये जो बॉन्ड्स है, ये सिग्मा बॉन्ड्स हम बोल सकते हैं, ये तो स्ट्रांग रहता है। बट इनके पास में जैसे ये वाला बॉन्ड पड़ा हुआ है, मतलब एक और CH4 मॉलिक्यूल रखा हुआ है, तो इनके बीच का जो इंटर एटमिक या फिर हम बोल सकते हैं जो अट्रैक्शन होगा, तो वो कम होता है, जिसे हम बोल सकते हैं जो वॉन्डर वॉल्स फोर्स होता है, तो वॉन्डर वॉल्स फोर्स वो कम हो जाता है। ओके, वॉन्डर वॉल्स फोर्स ये कम होता है। अगर हम आयनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे NaCl है, तो NaCl क्या होता है, अपने साथ ही पड़े हुए NaCl के साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पेयर होता है ना। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स का कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू, या फिर इन कंपैरिजन विद, अगर हम बात करें किससे, आयनिक बॉन्ड से। ओके, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, जैसे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड only electrons are shared between atoms and no charged particles are formed. Okay, therefore covalent compounds are in general bad conductors of, अपन बोल सकते हैं बैड कंडक्टर्स, और क्या होंगे, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हमारे पास ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, उनके दो नेचर हैं, वो हो गए। ओके, या फिर बोल सकते हैं जो प्रॉपर्टीज हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की, वो हमने समझ लिया। तो अब सबसे पहले, अब इसके बाद ये जो बोल सकते हैं, एक तो नॉन कंडक्टर्स होंगे या फिर बैड कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी का, और दूसरी चीज ये इनका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट है, वो कंपैरिजन टू, अगर कंपेरिजन करें किससे, आयनिक बॉन्ड, आयनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे उनसे कंपेयर करें तो उनकी कंपैरिजन में कम होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, तो डिफरेंसेस हम समझ लेते हैं सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स में। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, और सेकंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो ये होगा सबसे पहले हम बोल सकते हैं, इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसमें क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला ये डिफरेंस है।
सेकंड वन, यानी कि हमें पता है क्या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। हमने देखा था NaCl या फिर KCl कोई सॉल्ट बनता है, तो उसमें क्या हो रहा था, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म हो रहा था तो हमने देखा था कि शेयरिंग में मॉलिक्यूल या फिर जो एटम्स थे वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और शेयरिंग के मीडियम से ये अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हैं, और ये सारे जो शेयरिंग होता है, मतलब ये शेयरिंग के बाद अपना जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बोल सकते हैं ये इनके जो स्टेट होता है वो क्या होता है, जनरली दे आर इन सॉलिड स्टेट। ओके, तो हम बोल सकते हैं, और इनमें क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकता है। अब जैसे ये जनरली सॉलिड्स हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, NaCl या MgCl2, बहुत सारे हैं। ओके, हम दो ही एग्जांपल ले रहे हैं अभी। तो इसमें हो सकता है क्लोरीन, अभी मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, क्लोरीन ये क्या है, गैस होती है। जैसे हाइड्रोजन की भी बात करें तो वो भी गैसियस फॉर्म में ही रहता है। दूसरा हम अगर बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन क्या होगा हमारे पास, लिक्विड स्टेट में होता है, ये एल बना देता हूँ मैं इसके लिए, लिक्विड स्टेट में होगा। और लास्ट में अगर हम बात करें आयोडीन ना, मैं इसके जो डायमर्स हैं यानी कि I2 इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, या फिर Cl2 की या फिर Br2 की, तो ब्रोमीन और ये आयोडीन, तो ये हम बोल रहे हैं यहाँ इसमें क्या होगा, सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट को मैंने डिनोट कर दिया S से। ओके, तो इस टाइप से हम एग्जांपल्स इसके ले सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और डिफरेंसेस हैं, जैसे ऐसा तो नहीं है कि दो ही डिफरेंसेस हैं। तो अब इसमें क्या होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर क्वाइट हाई। यानी कि हम बोल सकते हैं MP यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, और BP इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होंगे, हाई होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इंटर एटॉमिक जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और अगर हम इसमें देखें थर्ड पॉइंट, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होंगे। ओके, कंपैरेटिवली क्या, लो होंगे। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं, अब जैसे लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे कि इसमें हम बोलते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब कि इसमें कोई मॉलिक्यूल्स हैं तो वो क्या हो गए कि डिजॉल्व होते हैं, किसी का भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए उसके ही जैसा, उसके ही नेचर जैसा हमें सॉल्वेंट या फिर जो सॉल्वेंट है वो हमें चाहिए होगा। तो जैसे हम बोल सकते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जैसा वो कंपाउंड का नेचर है वैसा ही हमें सॉल्वेंट का भी नेचर चाहिए। ओके, जैसे हम एग्जांपल पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट के लिए हमें जो मतलब पोलर सॉल्वेंट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में हम वही मॉलिक्यूल्स को डाल पाएंगे या फिर वही मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर पाएंगे जो कि पोलर नेचर या फिर पोलैरिटी शो करेंगे। ओके, तो इसमें जैसे BaSO4 की बात करते हैं या फिर AgCl की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, AgCl और BaSO4 आर आयनिक कंपाउंड। अब देखो मैंने इसमें ये नहीं लिखा कि कौन से मॉलिक्यूल्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ओके, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये कंपाउंड में वो लिख रहा हूँ जो कि इनसॉल्युबल है, ध्यान रखना इस बात का, इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे हम बोलते हैं H2O। अब हमें पता है कि H2O क्या है, ये हमें पता है H2O क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। अब पोलर सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें NaCl KCl, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर हम बोलते हैं कंपाउंड्स होते हैं, ये डिसॉल्व हो जाते हैं। अब इसके साथ में जैसे दे आर soluble इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो ये डिसॉल्व हो सकते हैं। अब इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, क्या है, दे अंडरगो आयनिक रिएक्शंस विच आर वेरी फास्ट। यानी कि जो आयनिक रिएक्शंस होंगी ये क्या होंगी, आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। ओके, तो ये क्या होंगे, बहुत ज्यादा फास्ट होंगे, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। यानी कि इंस्टेंटेनियस यानी कि जैसे हमने रिएक्शन कराया है, इसका मैं लिख देता हूँ इंस्टेंटेनियस।
इंस्टेंटेनियस होगी ये रिएक्शन। तो ये हम बोल सकते हैं जैसे ही मैंने कोई कंपाउंड को मैच कराया, सपोज करो ए प्लस बी मैंने जैसे ही मैच कराया, वैसे ही क्या होगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। ओके, तो इंस्टेंटेनियस का ये मतलब है। और इसके बाद हम लास्ट में इसमें लिख सकते हैं कि दे अंडरगो रिएक्शन विच आर स्लो, यानी कि ये रिएक्शन होंगी स्लो कंपैरेटिवली। ओके, कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पे, और हम बोल सकते हैं कि जो आयनिक रिएक्शन वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, और ये जो रिएक्शन होंगी कोवेलेंट कंपाउंड की रिएक्शंस वो काफ़ी स्लो होंगी अगर हम कंपेयर करें किससे, आयनिक कंपाउंड्स के साथ में। ओके, और हम बोल सकते हैं एंड नेवर प्रोसीड टू कॉम्प्लेशन, यानी कि ये पूरी तरह से हमेशा कभी भी नहीं होती। ओके, नेवर एंड नेवर प्रोसीड टू कॉम्प्लेशन, ये हमारे पास ये डिफरेंसेस हो गए हैं। और साथ ही साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी ले लिए आयनिक कंपाउंड्स और बोल सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक टर्म आता है या वर्ड आता है एलोट्रोप। ओके, एलोट्रोपिक नेचर। तो कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कार्बन क्या होता है, एक एलोट्रोपिक नेचर शो करता है। एलोट्रोपिक नेचर ऑफ कार्बन। बेसिकली एलोट्रोपिक नेचर ऑफ कार्बन कैसे होगा, जैसे सबसे पहले हमें पता है कि ये होता क्या है एलोट्रोपिक नेचर, ये तभी तो हम समझ पाएंगे ये कैसे बोल रहे हैं कि एलोट्रोपिक नेचर है या नहीं है। तो एलोट्रोपिक का मीनिंग होता है कि कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल अपने आप के खुद के फॉर्म्स बना ले, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स बना ले, और उसमें वो एग्जिस्ट कर रहा हो। तो इस टाइप के हम मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, जैसे कार्बन है वो कितने टाइप्स के बहुत सारे टाइप्स के हम बोल सकते हैं कार्बन है वो अपने आप के कंपाउंड्स बना लेते हैं, यानी खुद के कंपाउंड्स को बना के रख लें। तो अब हम बोल सकते हैं एलोट्रोपिक नेचर ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। द फिनोमेना ऑफ existence of an element in two or more forms which are which have different physical properties, यानी कि ये सामने से दिखने में अपीयरेंस भी इनकी डिफरेंट होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एलोट्रॉपी एंड द form different form are called allotropic form or simply allotropes। ठीक है, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि एलोट्रॉप्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है जैसे अपीयरेंस किसी भी चीज का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है, तो इनमें कितना डिफरेंस होता है। जैसे डायमंड होता है एकदम से क्रिस्टलाइन नेचर रखता है ना, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट एकदम से बोल सकते हैं अमोर्फस सॉलिड है ना। तो इनमें दोनों में डिफरेंस बहुत बहुत ज्यादा होता है, और ये देखने में भी बहुत डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा एक और आता है फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन भी होता है, इसका ही एक एलोट्रॉप। तो हम इसके सबसे पहले हम एलोट्रॉप्स लिख लेते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में सबसे पहला आएगा डायमंड, सेकंड वन इज
ग्रेफाइट, थर्ड वन इज फुलरीन। ओके, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट होती हैं, इनकी अपीयरेंस भी अलग अलग होगी, और इनके जो रिएक्शंस है वो भी अलग अलग होंगे, और इनके बनने का तरीका भी अलग अलग होगा, है ना। इनमें हम बोल सकते हैं इनकी जो कैपेसिटी है और सारी प्रॉपर्टीज ही अलग होती हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इनको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, यानी कि डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन, ये मिलके तो बना हुआ है सिर्फ एक ही चीज से, जैसे हम बोल रहे हैं कार्बन। बट ये क्या होता है, इनमें जो बनने का प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग डायमंड को करते हैं। ओके, तो डायमंड को समझते हैं होता क्या है। या फिर सबसे पहले और हम एक चीज देख लेते हैं क्या, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ these three allotropes of carbon are however different due to different arrangement of carbon atoms in them, as हम बोल सकते हैं कैसे कि डिफरेंट अरेंजमेंट के थ्रू ये इनमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग होंगी। ओके, तो जब डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होगा कार्बन का, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज या फिर डिफरेंट जो नेचर होगा वो शो करेंगे। सपोज करो कि यहाँ पे एक कार्बन है, एक यहाँ है, एक यहाँ पे कार्बन और एक यहाँ पे कार्बन है। ओके, तो इस टाइप से अरेंज हुआ है कोई कार्बन, अब दूसरा कार्बन इस टाइप से अरेंज हो जाए, मतलब इधर, इधर और इधर, है ना। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं, अगर ये इस टाइप से इसने मॉलिक्यूल को बना दिया तो फिजिकल अपीयरेंस इसकी चेंज हो गई। या फिर जो ब्रांच से बनने वाला है, या और इसके जैसा कोई और मॉलिक्यूल होगा जिसके साथ में इसको बॉन्ड बनाना होगा, तो वो डिफरेंट टाइप से बॉन्डिंग कर देगा। तो इस वजह से क्या होता है, इनमें जो डिफरेंस आएगा, यानी कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे और इनकी जो प्रॉपर्टीज उनके बेसिस पे हम लोग इनको डिफाइन करेंगे एक एक से। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास डायमंड। ठीक है, तो डायमंड की बात कर लेंगे सबसे पहले। डायमंड क्या होता है, तो हमें इसकी प्रेजेंस देख लेते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये कहाँ पाया जाएगा अक्वेरेंस। तो अक्वेरेंस में देख लेते हैं, सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं नेचर में कहाँ प्रेजेंट होता है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, जैर, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड रसिया, इनमें सबसे ज्यादा इसका प्रेजेंस है, अगर हम नेचुरली बात करें तो। अब आर्टिफिशियल की तो चाइना बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर ही रहा है, और हम बोल सकते हैं इंडिया में भी प्रोडक्शन होने लगा है इसका। तो आर्टिफिशियल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ नेचुरल की बात कर रहे हैं कि नेचुरली ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट कहाँ पे होगा, नेचुरल, नेचुरली प्रेजेंट। ओके, तो ये नेचुरली यहाँ यहाँ पे प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं रसिया, ये ZAIRE है। ओके, तो जेड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पे प्रेजेंट होता है। अब ये होता कैसे है, जैसे हमारे पास बहुत टाइम के पहले कुछ हाई प्रेशर से कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर कोई मिनरल्स हैं, वो क्या है कि कंपाउंड ऑफ कार्बन हम बोल सकते हैं नीचे दब जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जब हम इसको बोल सकते हैं 5,000, सॉरी 50,000, यानी 50,000 से लेके 60,000, यानी 60,000, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटीएम में इन्हें बहुत ज्यादा, और फिर हम बोल सकते हैं 1873 केल्विन, ये इतना टेम्परेचर इसके लिए चाहिए। तो जब ये हम लोग देंगे इसको, तो क्या बोल सकते हैं कि ये कार्बन का फॉर्मेशन या फिर डायमंड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, यानी कि जो कार्बन है वो अपने आप को डायमंड के शेप में कन्वर्ट कर लेता है। तो जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे माइनिंग के थ्रू हम लोग कोल निकालते हैं, क्योंकि माइनिंग के थ्रू जैसे कोल निकालते हैं, उसी में हम कभी कभी डायमंड भी मिल जाता है। तो नेचुरली हमें वैसे ही हमें पता लगा था कि डायमंड ये चीज होती है। तो नेचुरली क्या होता है, माइनिंग्स के थ्रू हम लोग डायमंड को निकालते हैं जिसकी अपीयरेंस बहुत कम होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इसके जो रेट होते हैं नेचुरल का बहुत ज्यादा होता है। ओके, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है, जो रेयर चीज होती है उसका तो रेट बहुत ज्यादा होता है, हम बोल सकते हैं। तो डायमंड का साइज जैसे हम बोल सकते हैं 1 कैरेट का जो साइज होगा वो होता है 20 मिलीग्राम, या फिर जो 1 कैरेट में कितना बोल सकते हैं डायमंड का मिलीग्राम क्वांटिटी होती है। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या होगा बेसिकली स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड इसमें बना हुआ होता है।
ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड इनमें होता है प्रेजेंट। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है, किसकी बॉन्ड लेंथ। ओके, तो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी 1.54 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम बोल सकते हैं कितनी 154 पिकोमीटर। ठीक है, 154 पिकोमीटर या फिर 1.54 एंगस्ट्रॉम, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। अब इसकी क्या होगी, द फोर सराउंडिंग कार्बन एटम्स लाई एट द फोर वर्टिकल कॉर्नर्स और द रेगुलर, इसको हम समझते हैं इस टाइप से। इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके बाद हम अच्छे से और समझेंगे। सबसे पहले मैं इसको ये मिटा देता हूँ जो लिखा हुआ है नीचे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से बन रहा है, सपोज करो हमारे पास एक कार्बन यहाँ पे है सेंटर में। इसके बाद हमें पता है कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो टेट्राहेड्रल क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया था, इसीलिए मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को टेट्राहेड्रल का मीनिंग। ओके, तो इस टाइप से ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो है वो कार्बन्स ही हैं, तो कार्बन्स फिर से क्या करेंगे, अपने आप को फर्दर इस टाइप से बॉन्डिंग में बनाएंगे। ओके, और जब यहाँ पे बन जाएंगे तो फिर यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एक का ही ले लेता हूँ, यहाँ से फिर से ये तीन बॉन्ड्स बना लेगा। यानी ये कि टोटल में चार, और यहाँ पे ब्रांचेस के तौर पर अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि, ऐसा लग रहा है हम बोल सकते हैं कि जो तीन बॉन्ड्स बना रहा है, बट ये ओवरऑल तो सभी के पास चार चार बॉन्ड्स हैं। जैसे अगर हम इसकी भी बात करें तो 1 2 एंड 3, और लास्ट वाला ये इसके साथ में सेंटर वाले के साथ में बनाया हुआ, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं 1 2 3 एंड ये वाला 4, तो सबके साथ पास चार चार ही बॉन्ड्स हैं। यानी कि कार्बन के पास जो टेट्रा वैलेंसी है वो इस टाइप से शो होती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जो बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल हमें पता है टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है वो उसका 109 और 28 मिनट्स, 109 डिग्री यानी कि 109 डिग्री और 28 मिनट्स, ये इसका बॉन्ड होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या ईच कार्बन इज ज्वाइनिंग, या फिर हम बोलते हैं इज ज्वाइंड टू फोर फोर अदर कार्बन एटम्स। यानी कि एक जो कार्बन होगा वो अपने जैसे चार कार्बन के साथ में ऐसे जुड़ा हुआ होता है हमेशा। ओके, तो इस टाइप से, इसलिए क्या होता है इसमें जो बॉन्ड होता है या फिर जो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इतनी कम है, यानी कि 1.54 जो एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं, या फिर पिकोमीटर में अगर हम बात करें तो 154 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। तो इतनी कम होती है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक जो अट्रैक्शन है वो होता है। तो इसकी वजह से इसकी जो हार्डनेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि जो डायमंड है, डायमंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, तो सबसे यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो पहला वाला है हार्डनेस। तो आप लोगों ने देखा होगा हार्डनेस तो होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट होगा वो यही होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हार्डेस्ट मटेरियल या फिर हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ कार्बन कंपाउंड। नहीं, कार्बन को जितने भी कंपाउंड्स होंगे सबसे ज्यादा यही हार्ड होगा। जैसे मैंने बताया कि कार्बन कितने तीन टाइप के एलोट्रोप्स तो हम अभी पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हम ये पढ़ रहे हैं क्या है, डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलरिन। ओके, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो हार्ड होगा वो डायमंड ही होता है। अब इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट अगर ये हार्ड है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हम बोल सकते हैं कितना 3930 डिग्री सेल्सियस से, या फिर हम बोल सकते हैं और क्या 4203 केल्विन, ये इतना इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हो सकता है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं हाई डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है इसकी, हाई डेंसिटी। ओके, थर्ड वन इज हाई डेंसिटी। फोर्थ इज
इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमें पता है कि जब इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो फिर ये अपने आप में जो बैड कंडक्टर्स बोलेंगे हम इसको, फ्री यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर हम इसमें देखें तो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ओके, तो ये चार हमारे पास हो गए क्या, इसकी प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हम और देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं नेक्स्ट पेज। तो इसके बाद यह है जैसे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होगा, तो ये इसके पास में जो अरेंजमेंट होता है, तो अरेंजमेंट इस टाइप का होता है, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही शो करता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, आप लोगों ने फिजिक्स में शायद पढ़ा हो, रिफ्रैक्टिव, या फिर नहीं पढ़ा है तो आगे मैं कुछ क्लासेस में कवर करवाऊंगा तो उसमें आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 2.5 होता है इसका। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज़्यादा हाई है तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। डायमंड कैन रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट ऑल्सो, रिफ्लेक्शन भी होगा इसमें और रिफ्रैक्शन भी होगा, दोनों में ही डिफरेंस होता है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में। ओके, तो ये फिजिक्स में जब आगे पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हम बोल सकते हैं मतलब कि ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हाई रहती है इसमें, मतलब आर पार हमें दिख जाता है इसमें आराम से। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं डायमंड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। वैसे तो नॉर्मली हम लोगों को पता ही होगा डायमंड का सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है ना, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, ज्वेलरीज में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहला आता है कटिंग ग्लास। कटिंग ग्लास, जैसे हाई डेंसिटी के कुछ ग्लासेस होते हैं, तो हाई डेंसिटी के ग्लासेस आराम से कटते नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम डायमंड का यूज करते हैं। डायमंड बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट है हम बोल सकते हैं, तो जब ये शार्प ऑब्जेक्ट है तो ये कटिंग ऑफ ग्लासेस करता है, बहुत ही प्रिसाइजली ये कर सकता है। ओके, तो सबसे पहला क्या है यूज हमारा, कटिंग ऑफ ग्लासेस। ओके, सेकंड हम बोल सकते हैं जो डाइज होती हैं, डाइज, या फिर हम बोल सकते हैं ड्राइंग विद वायर्स फ्रॉम मेटल, यानी कि जो इसका मैं पूरा लिख ही देता हूँ। डायमंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग डाई। ओके, डाइज फॉर ड्राइंग थिन वायर फ्रॉम मेटल्स। ओके, इसके बाद हम बोल सकते हैं जो डाइज होती हैं वो फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। अब इसके बाद व्हेन अ डायमंड इज कट एंड पॉलिश्ड, ब्रिलियंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, दैट इज व्हाई डायमंड इज यूज्ड टू मेकिंग प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेलरी, यानी कि मेकिंग ऑफ ज्वेलरीज। ओके, मेकिंग ऑफ ज्वेलरीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्वेलरीज में इसका यूज होता है, और वो भी कैसे, प्रीशियस, यानी कि बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के जो ज्वेलरीज होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि ज्वेलरीज में भी डायमंड का यूज होता है। इसके बाद 7 एजेस होते हैं, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं सर्जन्स यूज करते हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड में इसका यूज होता है। इन सर्जरीज, मेडिकल फील्ड में इसका यूज होता है। एज ए कौन करता है यूज, हम बोल सकते हैं आई सर्जन्स होते हैं, तो आई सर्जन यूज करेंगे इसका। आई सर्जन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई सर्जन्स। ओके, आई सर्जन्स होंगे वो इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है हाईली प्रिसाइज चाहिए होता है। तो जब हाईली प्रिसाइज चाहिए किसी चीज को तो बहुत ज्यादा शार्प होना चाहिए, है ना। जब शार्प हमारे पास शार्प जो बोल सकते हैं कार्बन का जो एलोट्रॉप है जिसे हम डायमंड बोलते हैं, बहुत ज्यादा शार्प होता है। तो बहुत ज्यादा शार्प होने की वजह से और बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी होने की वजह से इसमें क्या बोल सकते हैं कि आई जो सर्जन्स होते हैं वो यूज करते हैं
बात कर सकते हैं कॉमनली मेडिकल फील्ड में। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेफाइट और फुलरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। So like, share and subscribe. Thanks for watching.